नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में सियासी तापमान बढ़ चुका है। 20 फरवरी से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष कानून व्यवस्था और विधायकों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार विकास और तेज रफ्तार कामकाज का दावा कर विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि सत्र के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक विधायक ने अधिकारी को झुंझुना दिखाकर सरकार की विफलता गिनवाई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था पे एडजस्टमेंट मोशन लाएंगे और जो मुद्दे उनके किसी पे कॉलिंग पेशन लाएंगे, किसी पे शॉर्ट टर्म डिस्कशन का लाएंगे, पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था पर तो इनका कंट्रोल नहीं। कहाँ पर कंट्रोल है? एक हमारे विधायक ने एक खिलौना दिखा दिया था एक एमएलए को, कब के बाद अब रजिस्टर कर रहा है एफआईआर। तो भाई क्या उसका क्या कसूर था? सरकार की विफलताएं बता रहे थे ना, विफल सरकार को ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। सरकार ने सरकार की शय पर सरकार के इशारे से उल्टा मुकदमा कल ना सिर्फ विधायक देवेंद्र हंस जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, एक वंचित वर्ग से आते हैं, एक डीएससी समाज से आते हैं, ना सिर्फ इन पे वो मुकदमा बनाया गया बल्कि इनके साथ साथ जो पत्रकार जिसने चलाया उस पर भी मुकदमा बना दिया। तो कल को कोई जनता की आवाज उठाए तो वो विधायक उस पर भी मुकदमा, कोई पत्रकार दिखाए उस पर भी मुकदमा। ये प्रजातंत्र कैसे बचेगा? मैं बता देना चाहता हूँ नायब सरकार को और ये एसडीएम को। अभी आपने देख लिया होगा लोकसभा के अंदर जब नेता विपक्ष राहुल जी के अधिकारों के हनन की बात आई तो हमने जाके लड़ाई लड़ी लोकसभा अध्यक्ष से, और लोकसभा अध्यक्ष को उस लड़ाई के बाद स्वीकार करना पड़ा, राहुल जी को बोलने का अवसर देना पड़ा। सरकार बैकफुट पे आई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकसभा में नहीं आए ये कहकर कांग्रेस के महिला सांसदों थे घबरा कर प्रधानमंत्री नहीं आई, ये लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा। जब वहाँ भी हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ना जानते हैं तो एसडीएम साहब आप इस चक्कर में मत रहना। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार तेज गति से काम कर रही है और आने वाला बजट प्रदेश की गति को और धार देगा। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, और क्योंकि उनके कार्य जो ऐसे थे, वो तो जब वोट लेते थे, वोट के समय तो आकर के बड़े बड़े सजग आंख दिखाते थे, वोट लेकर के उनको भूल जाते थे और जनता को भी नजदीक नहीं लगने देते थे। आज मुझे खुशी है बताते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी ताकत के साथ न केवल विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, बल्कि विपक्ष पर पलटवार भी कर रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र वर्तिया जी हमारे साथ हैं, इनेलो की तरफ से अर्जुन जी हमारे साथ हैं, और राजेंद्र जौदौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। प्रियदर्शनी जी, शुरुआत मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि देखिए सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है। प्रियदर्शनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है भावना जी, बिल्कुल। प्रियदर्शनी जी, देखिए सरकार का तो कहना है कि हम सारे काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हर मोर्चे पर आप फेल हैं और विधायक पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। किस पे कार्रवाई पे? सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट। क्या विधायक पर एसडीएम को झुंझुना पकड़ाने पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसको लेकर जो कार्रवाई हुई है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजों पर आपका कंट्रोल है केवल। देखिए भावना जी, पहले तो आपको सादर प्रणाम, यहाँ पे चैनल में बैठे हुए मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। देखिए, पहले हम आते हैं जब हमारा पिछले साल का जो बजट था 2025 से 26 का 2,40,000 करोड़ लगभग, जो मुझे याद है,
इस पे हमने अपना बजट रखा था, जिसमें कि हमने किसान वर्ग को सबसे पहले प्राथमिकता दी थी, हमने शिक्षा पे प्राथमिकता दी थी। तो जो जो झज्जर हालतें स्कूलों की थी, यमुनानगर के आप स्कूल देख लीजिए, चाहे जिसको कहते हैं पंचकुला के बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी हमने हालत अभी मुस्तैद की है, सड़कों पे हमने मुस्तैदी की है। ऐसा बहुत सारा फॉरेन फंडिंग के लिए हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स किए। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी जापान गए थे, वहां पे एमओयू साइन करके 52 एमओयू साइन करके आए हैं। तो ऐसा एक तरह से स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप की बात करें तो इस टाइम जो है हरियाणा इस समय नंबर 1 पे है स्टार्टअप पे। जिस तरीके से हरियाली हरियाणा का हमने जो एक सपना देखा था वो कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे मुख्यमंत्री, जब 2014 में हमारे पास सरकार आई थी तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने हमें 1,60,000 करोड़ का उधारी पे हमें रखा था। हम इनकी आज तक उधारी चुका रहे हैं, आज तक इनकी उधारी हम चुका रहे हैं, मैं बताऊं, क्योंकि हमारे समय पे तो हमें एक नॉमिनल अमाउंट लेना पड़ा। आज तक जो ये उधारी है इनकी ही हम लोग कहते कारस्तानी भी कर रहे हैं, प्रदेश में प्रगति भी हो रही है, मुख्यमंत्री बाकायदा काम भी कर रहे हैं। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नायाब सिंह सैनी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। पिछले साल जब बजट का ही सेशन था, सॉरी बजट नहीं, सत्र हो रहा था, पिछली बार का सत्र मैं बता रही हूं, इस बार का पिछली बार का जब सत्र हो रहा था, तब जब एसआईआर पे चर्चा हुई, इन सारे विपक्षों ने बहुत हमला कर दिया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो इनको पता था कि इनकी फजीहत हो जाएगी। किशन बेदी जी की इन्होंने भाषण सुन ही लिया था, इनको मालूम था कि इनके चिथड़े उतार दिए जाएंगे और यही कारण है कि इन्होंने वॉकआउट कर लिया था। पिछले सत्र की ही बात बता रही हूं। प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या हो नहीं हो रहा है, जमीनी हकीकत से ये लोग वाकिफ ही नहीं है। इन्होंने तो खुद की पार्टी बापू बेटे ने कैप्चर कर रखी है, ये किसी भी नेता को उभरने ही नहीं दे रहे। इनके नेताओं में समन्वय ही नहीं है और ज्यादा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भावना जी। अभी 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 एकदम जस्ट राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, आप देखिएगा कैसे लत्तम जुत्तम इनके यहां होता है और किस तरीके से समन्वय करके यूनाइटेड होकर हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़वाएंगे अपने कैंडिडेट्स को। और कोई भी आप लेकिन परंतु क्योंकि नहीं देखेंगे, ये संगठन की ताकत दिखाता है, सरकार चलाने और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की ताकत दिखाता है। जो सपना लेके मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी 2014 के बाद आए और एक प्रगतिशील हरियाणा दिया, एक ऐसा हरियाणा दिया जहां पे बिना पर्ची खर्ची के भी लोगों की नौकरियां लग रही हैं। मुझे आज ही कोई वीडियो कोई दिखा रहा था, मेरे एक साथी दिखा रहे थे, वहां पे दिखाया जा रहा था कि उनका बेटा जो है इंस्पेक्टर लग गया और बड़े बेचारे का यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो उनसे पूछा, बाबा तीर्थ यात्रा पे क्यों जा रहे हो? बोला, बेटा मैंने तो कभी सोचा ही थी, तो नायाब सिंह की सरकार आ गई तो मेरे बेटे की नौकरी लग गई इंस्पेक्टर की, वरना बिना खर्ची पर्ची के मैं गरीब आदमी कहां से देता, वो रिक्शा चालक था। ठीक है प्रियदर्शनी जी, क्या इनके समय पे ये देखा जा सकता था? और ये किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं भावना जी, एक मिनट, ये कांग्रेस से किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हुड्डा साहब ने जितने दंगे करवाए, क्या ये हम भूल गए हैं? शोषित वंचित वर्ग की गलियों में जाके इन्होंने वहां पे डंडे चलवा दिए, आग लगवा दी, क्या ये हम भूल गए हैं? कोई भी नहीं भूला है। किस तरीके से क्लर्क भाइयों में से किसी एक भाई ने इनको छू लिया था तो उन्होंने पूरी क्लर्क भाइयों पर लाठी चार्ज करवा दिया था। ठीक है प्रियदर्शनी जी, प्लीज 10 सेकंड में कंप्लीट। ऐसी तानाशाही थी, ठीक है, ऐसी तानाशाही हम बर्दाश्त करेंगे? ठीक है जी। सुरेंद्र जी, आप सरकार तो अपने आप को रिपोर्ट कार्ड में पेश कर रही है, फुल ऑन फुल मार्क्स दे रही है, लेकिन सुरेंद्र जी कांग्रेस किस आधार पर अब आरोप लगा रही है? वो कह रही है जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं है। नमस्कार भावना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी साथी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूंगा। देखिए, अभी तक जो सरकार है वो हर मुद्दे पे फेल है, चाहे वो कितना भी नए लिफाफे में लपेटकर बजट को ले आए। अभी आपने देखा कि केंद्रीय बजट में हरियाणा को क्या मिला, कहीं हरियाणा का नाम भी नहीं लिया गया। और रही बात मुद्दों की, तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि हरियाणा बेरोजगारी के अंदर इस टाइम पूरे भारत के अंदर टॉप पे है। और जितनी भर्तियां अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी कि जितनी भर्तियां हो रही हैं, उनमें आप देखिए कि दूसरे स्टेट के लोगों को उठाकर लाके हरियाणा के अंदर भर्ती किया जा रहा है। और अपराध के अंदर
जो है हरियाणा नंबर 1 होता जा रहा है। क्या कारण है? अपराध जो है वो एक मानसिकता है। मानसिकता क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर कमाई के साधन बंद होते जा रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर नए बच्चों को कहीं भी अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो उसके कारण बच्चे अपना डाइवर्ट होते जा रहे हैं, उनका अपराध की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। आप देखिए, सरेआम लूटपाट हो रही है, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम थानों के बाहर ऐसा कहीं बम रखने की, कहीं कुछ किसी किसी प्रकार की अनेकों अनेक घटनाएं हो रही हैं। और इतने गैंग पनप गए हैं हरियाणा के अंदर कि अब तो दूसरे प्रदेश वाले भी हरियाणा को ये कहने लगे कि हरियाणा में अपराधी बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि जो ये किसानों की बात करते हैं, अभी किसानों की अगर बात की जाए तो जो इंपोर्ट खोल दिया बाहर से, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, उसमें इंपोर्ट खोल दिया, तो किसानों के लिए तो ये सबसे बड़ी घातक बात है। क्योंकि जो किसान बेचारा यहाँ पर अपनी आज एक आमदनी को दुगना करने की लड़ाई लड़ रहा है, अब बाहर से अगर सस्ता माल आएगा तो पहले ही हरियाणा की मंडियों में कहीं कहीं कभी धान घोटाला हो रहा है, बाहर से आके जो मंडियों में माल सप्लाई हो रहा है, धान बिक रहा है दूसरे प्रदेशों का आके, और वो सारी चीजें इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि सरकार हर क्षेत्र में फेल हो गई है। किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और जो बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां आप अभी पीछे उठा के देखिए कि वो मुआवजा तो दे नहीं रही, लेकिन हजारों करोड़ के मुनाफे में है। उन्होंने अब तक जो किसानों को मुआवजा देना चाहिए उस पे तो उनके इतने कानून बन गए हैं कि वो उनको बिल्कुल किसानों को नजरअंदाज करने के लिए पूरी तैयारी में है कि किस तरीके से नजरअंदाज किया जाए। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पहले महिलाएं आराम से अपना रात बिरात भी अगर कहीं जाना होता था तो चली जाती थी, लेकिन अब इतना अपराध बढ़ गया है कि महिलाओं को ये डरने लगने लग गया है कि रास्ते में कौन कहां किसको कब क्या कुछ कर दे किसी को नहीं पता है। तो कानून व्यवस्था अकेले, ये सिर्फ जो कानून व्यवस्था है कोई अकेले पुलिस की नहीं, बाकी जो प्रशासन है और जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी इतना बुरा हाल है, चाहे वो हैफेड हो, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो और जितने पब्लिक हेल्थ हो, सब जगह कहीं रिश्वत का काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। काम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही हावी हो रही है। सरकार फेल है, हर मुद्दे पर फेल है, और सरकार ने अपना एक ही ध्येय बना लिया है। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। करते रहो, प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिएगा, 15 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है अर्जुन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रियदर्शनी जी जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकंड। मैं जवाब इसका 2 टूक दे देती हूँ। मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता की बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। देखिए, आठ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर ये इतनी ही इनको मुआवजे की चिंता होती तो पहली बात तो ये, मैं डेटा बता रही हूँ, डेटा से बता रही हूँ भावना जी। आपने हमेशा देखा मैं डिबेट में डेटा के साथ आती हूँ, ऐसे हवाबाई की बातें नहीं करती हूँ। आप डेटा निकाल के देख लीजिए कि इनके समय पे कितने किसानों को मुआवजा मिला, हमारे समय में कितना मिला, देख लीजिए। और दूसरी बात, इनको इतनी चिंता हो रही है तो जो जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है, जैसे कि हिमाचल का मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। हिमाचल में अभी जब बारिश का सीजन आया तब सारी की सारी जो सेब की फसल है वो नष्ट हो गई। इन्होंने कितना मुआवजा दे दिया किसानों को। लेकिन प्रियदर्शनी जी वो तो कह रहे हैं कि उनके टाइम पे महिलाएं आराम से बाहर जा सकती थी, अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है कह रहे हैं। मैं यही बात, मैं एक मिनट इसी में बात मैं बताती हूँ। कांग्रेस सबसे ज्यादा 2 चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, किस तरीके से एक रॉन्ग नैरेटिव फैलाया जाए और किस तरीके से अराजकता फैलाई जाए। ये किसानों की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, 24 फसलों पे एमएसपी कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। एक बात बताइए, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसमें सब्सिडी कौन दे रहा है? उसमें सब्सिडी 60 से 70% अगर कोई दे रहा है तो हम दे रहे हैं। इस बार जब किसानों की फसल बारिश में खराब हो गई, ऐसा कोई किसान नहीं था जिसने पोर्टल पे रजिस्टर किया हो और उसको नहीं मिला हो। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। हरियाणा न्यूज बड़ा चैनल है, मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले और पता कर ले। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अर्जुन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात कर रहे हैं और हमारे भाजपा की प्रवक्ता साथी बात कर रही है और मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बातें सुनी है। सबसे पहले तो मैं प्रियदर्शनी जी कह रही थी कि मैं डाटो के साथ बैठती हूँ।
प्रियदर्शनी जी, आप डाटों के साथ हमें ये बता दीजिए कि कितने मर्डर हुए हरियाणा प्रदेश में। पिछले हर रोज एक मर्डर हो रहा है। आप क्राइम देखिए हरियाणा प्रदेश का कहाँ जा रहा है। अगर मैं यमुनानगर जिले से आता हूं, मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर जिले में आए दिन फिरौतियां मांगने का काम कर रहा है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन गोलियां चल रही हैं। कल भी हरियाणा प्रदेश में एक युवक को 22 गोलियां मार करके मौत के घाट उतारने का काम किया है। और अगर ये डाटे प्रियदर्शनी जी के पास हैं तो ये डाटे भी बताने का काम करे। दूसरी बात, एक बात जरूर आपने मुख्यमंत्री जी ने जो कही है वो आपने सुनाई है कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है। विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सच्ची बात मुख्यमंत्री ने कही है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। वो ना भूमिका निभा पाते हैं, ना कहीं आ पाते हैं, ना कहीं जा पाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुख्यमंत्री जी का मैं परसों ही बयान सुन रहा था, पंजाब में जाकर ये बोल रहे हैं कि हम पंजाब में क्राइम खत्म करेंगे, अपराध खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले अपना हरियाणा प्रदेश तो देख लीजिए, हरियाणा प्रदेश में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। तो ये डाटा जी प्रियदर्शनी जी, ये भी डाटा बता दे कि कितने मर्डर हुए हैं और कितनी फिरौतियां मांगी गई हैं। मैं आपको बात बता दूं भावना जी, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा व्यापार करके कमाने की कोशिश करता है तो उस पर दूसरे दिन फिरौती का फोन हो जाता है, उसके यहाँ पर गोलियां चलाकर उसको मारने की धमकियां दी जाती है, उससे करोड़ों की फिरौती मांगी जाती है। और दूसरी बात, सड़कों की बात प्रियदर्शनी जी ने कही, मेरे साथ लगता हल्का सीएम सिटी लाडवा है। मेरा लाडवे से रोज का आना जाना होता है। अगर एक भी सड़क ऐसी हो जिसमें खड्डे हैं, सड़क नहीं है, सड़क कम है, खड्डे ज्यादा है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, कोई किसी तरह का विकास प्रदेश में नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। ठीक है अर्जुन जी, ठीक है, मैं समझ ये गई। डाटे, ठीक ये है। आंकड़े लेकर जो बैठे अर्जुन जी, हैं, दोबारा मैं आपके पास उनको वापस आऊंगी, धरातल लेकिन का उससे पता होना पहले मुझे चाहिए। जवाब लेना होगा। लेकिन सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बार यानी कि बजट सेशन में हम देख रहे हैं कि कई मुद्दों को लेकर हंगामा होने वाला है, लेकिन कानून व्यवस्था इनमें सबसे प्रमुख होगा। राजेंद्र जी, आपको ऐसा एनालिसिस आपका क्या कहता है? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा तो हरियाणा में बना हुआ है लंबे समय से। जब पहली जो है मनोहर सरकार थी, उस समय भी जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा था और अब भी बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आश्वासन दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो है हरियाणा को कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश के लिए मॉडल स्टेट बनाएंगे। यानी पूरा देश जो है इस तरह की कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे कि पूरा देश उसको फॉलो करे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए कि वो किस तरह की रणनीति अनवील करते हैं इसके लिए। अभी तक तो जो चलता रहा है, जितने कोशिश प्रयास चलते रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दहशत फैलाने वाली होती है, फायरिंग की। अभी रोहतक में कुछ दिन पहले हो गया, वो जो है गैंगवार हो गया, जो है भाऊ गैंग ने उसके दूसरे गैंग को उसके मेंबर को जो है गोली से उड़ा दिया। और उससे पहले भी हो गया था। तो रोहतक पता नहीं क्यों अभी फ्लैश पॉइंट हो गया कि वहाँ इस तरह की फायरिंग और धमकी और इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो ये इस पर कंट्रोल करने की जरूरत तो है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस सत्र में वो कोई और स्पेशल योजना लेकर आ जाए। जो सत्र शुरू हो रहा है 20 फरवरी से, तो हो सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई और नई रणनीति लेकर आए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का कहा है वो बहुत बड़ी बात है कि वो हरियाणा को कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश के लिए मॉडल स्टेट बनाएंगे। अभी कहा है उन्होंने, यमुना ये जो पंचकूला में कमांडो जो प्रशिक्षण हुआ है, उसको जो है उनको परेड, जो पासिंग आउट परेड हुई, उसमें उन्होंने कहा था। तो थोड़ा वेट करने की जरूरत भी है। लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा तो है। और वैसे कानून व्यवस्था पूरे देश में ही बना रहता है मुद्दा, क्योंकि अपराध जो है होते रहते हैं, तो उसको इस तरह से नियंत्रित करना। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जो गैंग कल्चर है, इस पर काबू होना चाहिए। क्योंकि और अपराध तो किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं, लेकिन ये जो गैंग कल्चर है ये ठीक नहीं है, ज्यादा दहशत फैलाती है। तो देखते हैं वो सत्र में जो है काफी जो है बजट सत्र जो है काफी महत्वपूर्ण होता है, पूरे साल की दिशा निर्धारित कर देता है वो। बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार तो है, लेकिन एक उम्मीद के साथ इंतजार है। लेकिन कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है बजट सेशन से। सुरेंद्र जी, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है बजट सेशन से। देखिए, अभी प्रियदर्शनी जी बात कर रही थी कि डेटा के साथ बात करती हैं। वो मुझे वो HPSC का जो रिजल्ट आया, जिसकी 1711 पोस्टें थी, उस पे वो बता दें कि उनके पास क्या पूरा डेटा है कि कितने हरियाणा के बच्चे सिलेक्ट हुए। दूसरी बात, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री काबिल है,
उसमें काम करने की क्षमता है, तो कैसे हो सकता है कि वहां का प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा? यहाँ पे प्रशासन को इतनी ढिलाई क्यों है? प्रशासन बिल्कुल भी जो है सक्रिय नहीं है। जितने अपराधी हैं वो प्रशासन की नाक के नीचे पनप रहे हैं। बिल्कुल भी प्रशासन उनका ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो अपराध बंदूक से हो, चाहे वो नशे के मामले में हो, चाहे किडनैपिंग के मामले ठीक है में सुरेंद्र हो, जी, बड़ा सवाल है। चाहे प्रियदर्शनी फिरौती जी के जवाब मामले में दीजिए, हो। जब प्रशासन पर ही नकेल नहीं कस पाएगी सरकार तो कैसे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा? इन लोगों ने, सारे मेरे साथी प्रवक्ताओं ने, सब आदरणीय है, लेकिन सबने बार बार क्वेश्चन किया प्रियदर्शनी जी डेटा पे बात करें, डेटा पे बात करें। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। और आप लोग भी खोलिए, मैं तो बोल रही हूँ। एनसीआरबी का भी मैंने डेटा खोला है और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भावना जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ इसको। अब सुनिए ये डेटा, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि recent reduction in 2024 to 2005 the state government was highlighted a continuous decline of the major crime in 2024 and 2025. आगे और लिखा है इसमें that in 2024 the data of 14.62% overall crime reduction was reported in 2024 compared to 2014 जो हमें मिली थी सरकार जब। उसके बाद रेप एंड molestation पे रिपोर्ट हैज इंडिकेटेड द डिक्रीज रेप और रेप केसेस 54.55% डिक्लाइन इन द रीसेंट रिपोर्टिंग एंड 29.5% ड्रॉप इन molestation केस। ये मैं नहीं बोल रही, सरकारी आंकड़ा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही। प्रियदर्शनी सिंह अपने घर से नहीं लिख के आई है, आप भी खोल लीजिए, सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। भावना जी बड़ा चैनल है, खोल के देख लीजिए एनसीआरबी का डेटा। ठीक है, तो नहीं बोला ये डेटा। ठीक है अर्जुन जी, लेकिन जवाब दीजिए। इसके बाद आप अपना ठीक है प्रियदर्शनी जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है अर्जुन जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। भावना जी, मैं तो हरियाणा की हूँ और मुझे मेरा समय याद है, हम नहीं निकल पाते थे तब। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है। देखिए भावना जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह से बजट आंकड़ों में दिख रहा है, इसी तरह ये जो डाटा लेके बैठे ये भी सिर्फ कागजों में सीमित है। क्यों नहीं बताते कि कितने मर्डर हो रहे हैं रोज? परसों भी गोलियां चला दी गई, उससे परसों यमुनानगर में रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार, रोज अपराध हो रहा है। कितने लोग पकड़े गए, कितनी गैंग खत्म कर दी गई है? आप बताइए ना, समय पे होता, आप बताइए ना। हमारे समय में नहीं होता। प्रियदर्शनी जी, सिर्फ और सिर्फ कागजों में लिखने से कुछ नहीं होता है। आप मैं धरातल पर आकर देखिए, आप देखिए धरातल पर आकर के देखिए प्रदेश के क्या हालात हैं, प्रदेश में क्या हालात हैं, आप आकर देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में लिखने से या कहने से कुछ नहीं होता। कितने मर्डर हुए ये तो बता दो प्रियदर्शनी जी, कितने मर्डर हुए, कितनी फिरौती मांगी गई, सरेआम कितनी ठीक है सुरेंद्र जी बोलेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी। सरेआम अपराधी गोलियां चला रहे हैं, सरेआम अपराधी जो है फिरौती के लिए व्यापारियों को धमका रहे हैं, और अगर फिरौती नहीं देते हैं तो या तो उनके बच्चों को या उनके परिवार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इतना अपराध बढ़ गया है कि पुलिस, मैंने अभी बोला कि प्रशासन की नाक के नीचे नशा बेशुमार बिक रहा है। वो आपराधिक मानसिकता को सरकार खत्म करने का काम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार तो ब्यूरोक्रेसी के नीचे जाई जा रही है। ब्यूरोक्रेसी के इनके कंट्रोल में नहीं है। इस टाइम सरकार ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में भी फेल हो गई है। अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, किसी को ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। सुरेंद्र जी, एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि और अभी एक्शन भी हुआ है। भावना जी, अभी भी एक्शन हुआ है। ठीक है प्रियदर्शनी, जवाब दीजिए। जी, अभी महीना डेढ़ महीना पहले आप ही की डिबेट में आई थी, जिसमें कि हरियाणा न्यूज ही इस खबर को चला रहा था कि किस तरीके से डीआईजी साहब ने किस तरीके से आदेश दिए थे और एक्शन गैंगस्टर्स के ऊपर हुआ था। लगभग 1500 छोटे और बड़े गैंग्स हमने पकड़ के अंदर डाले। एक कुख्यात मतलब इतना कुख्यात कि हुडा साहब की सरकार में उसको बड़ा संरक्षण मिल रखा था। वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। जब इंडिया जैसे ही लैंड किया उसको पकड़ लिया हम लोगों ने। आप ये बताइए, तो क्या हरियाणा पुलिस की काबिलियत नहीं? इसका मतलब आप प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी पे जब आप क्वेश्चन मार्क करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आप ये दिखाते हैं कि आपको अपने जो वर्कर हैं, जो सरकारी मुलाजिम है, जो अपना परिवार छोड़ के आते हैं, जो दिन रात आपकी सेवा कर रहे हैं, उन पे आपको यकीन नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। ठीक है प्रियदर्शनी, ठीक है, क्योंकि ना इनको ब्यूरोक्रेसी, ये वही प्रदेश है ना प्रियदर्शनी जी, ये वही प्रदेश है ना जिसमें वाई पूर्ण सिंह जी ने आत्महत्या करी थी।
ये इतना बड़ा अगर अफसर आत्महत्या करता है प्रदेश का, तो क्या करता है देखिए और किससे अभी तंग आप- होकर ठीक है अर्जुन जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है सुरेंद्र जी। उद्योग पलायन कर गए, क्योंकि कितने उद्योग पलायन कर गए, कितने व्यापारी प्रदेश को छोड़ छोड़ के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ चले गए। क्या हमारी सुरक्षा है नहीं, इसी वजह से वो लोग पलायन कर रहे हैं। कितने बच्चे सुरक्षित हैं? आज छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को धमकियां, जो लड़के धमकियां 16 से 18 हम साल के स्टार्टअप लड़के में इस समय अपराधी बन नंबर रहे 1 हैं। पे चल रहे हैं। उसका फिनटेक कारण क्या कंपनियां है? सबसे ज्यादा क्योंकि हमारे पास है। ये सरकार उन सबको ना तो किसी तरीके से उनको रोजगार देने में कामयाब है, ना उनको ट्रैक पे लाने में कामयाब है। ये सरकार अपनी सारी की सारी जो घोषणाएं और जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर ध्यान दे रही है। इन्होंने लीपापोती करनी है और कुछ नहीं करना है। प्रशासन नहीं है इनके कंट्रोल के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, प्रशासन इनके कंट्रोल में नहीं है। ये प्रशासन को अगर कंट्रोल करे तो कौन सी ऐसी सरकार है जो प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर सकती? लेकिन प्रशासन इनके कंट्रोल से बाहर है। और अगर प्रशासन ठीक है चाहे सुरेंद्र जी, तो प्रियदर्शनी एक जी, भी क्या अपराधी प्रशासन नहीं आपके पकड़ कंट्रोल में पाएगा। नहीं है? और प्रशासन कंट्रोल में नहीं है तो कानून व्यवस्था कैसे बेहतर कर पाएंगे आप? भावना जी, आद कनगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इनके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ये बोलते रहेंगे, इनके नेता तो कुछ भी बोलते हैं। हुडा साहब, गोलियां हुडा साहब के सरेआम पुत्र, चलती, मतलब गोलियां बापू सरेआम बेटा, चलती रहेगी, बापू किडनैपिंग बेटे की ने तो धमकी अपने मिलती ही रहेगी, पार्टी को फिरौती की अपने धमकी ही मिलती पार्टी रहेगी, के हम लोगों बोले को नहीं। दुखी कर दिया था। किरण चौधरी, विजेंद्र चौधरी अपने ही लोगों को देखना नहीं ये चाहते कि उनका क्या- अंदर क्या- का मामला ये है। तो विपक्ष अपनी पार्टी डिबेट में पर ही बात विपक्ष बने करिए। हुए हैं। अपने ही पार्टी में विपक्ष बने हुए, क्यों अंदर का भावना मामला जी, है? जो ठीक है आप प्रियदर्शनी जी, सार्वजनिक ठीक है, जीवन मुद्दे में से जो मुद्दे से आप गुमराह जिंदगी मत में होइए। कोई ठीक चीज आपका है अंदर का प्रियदर्शनी मामला जी, नहीं था। वो पूछ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं, आपका नहीं, कंट्रोल नहीं अंदर है। का मामला कैसे हुआ भावना जी, आप बताओ। नहीं प्रियदर्शनी आप जी, ही आज वो बताओ। चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, ऐसे फिर वो आपको भी लगता कोई है मुद्दा उठा अधिकारी लाएंगे। में किस नहीं तरीके नहीं, से 1500 नहीं सर, मैडम 1500 गैंगस्टर छोटे और बड़े हमने पकड़े, और ये 1.5 महीने पुरानी बात कर रही हूँ, कोई लंबी बात नहीं करी। एनसीआरबी का आपको डेटा बता तो रही जो हूँ। गोलियां अभी चलाने बात वाले आप वो बोल रहे कौन? नहीं जी, प्रियदर्शनी जी, नहीं, जो तो गोलियां बोलने से चलाने क्या होता वाले है? हैं वो कौन है? रोज जो चिल्ला किडनैपिंग रहा है, और इसका फिरौती मतलब की ये धमकी नहीं देने कि वो वाले सत्य वो बोल कौन रहा है? आप है। बताइए इसका ना। मतलब कि उसको फैक्ट्स नहीं पता है। नहीं, जो मैडम आप ये बताइए, जो चिल्ला रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य बोल रहा है, इसका मतलब उसको फैक्ट्स नहीं पता है। मैं तो डेटा के साथ बात कर रही थी, एनसीआरबी का डेटा बता दिया मैंने। आपने अभी बताया बता नहीं दिया ना कि डेटा हमने कितने ऑपरेशन मर्डर सारे हुए। गुंडों का किया, गैंगस्टर्स का किया 1.5 महीना पहले। मैंने ये बताया है, नहीं ठीक है, बताया? अर्जुन आप जी, ही ठीक है। बताइए, अभी ठीक है, बताया भावना है जी। मैंने। ठीक है, और प्रियदर्शनी उसके जी, बाद ठीक ये है। कुछ भी बोले, पहले अपना अंतरकलह पार्टी का संभाल ले, खुद गैंगस्टर बन के बैठे हैं अपनी पार्टी में। बापू बेटा भावना पहले जी। ही खुद ठीक सबसे है, बड़े ठीक है गैंगस्टर प्रियदर्शनी हैं। जी, इन मुद्दों का जिक्र नहीं। ठीक है देखिए अर्जुन जी, मैं आपका- पहले आप, देखिए, उसके बाद मैं जी आऊंगा। जी देखिए भावना जी, मैं आपको एक बात बता दूं। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में या कागजों में देखकर बोलना वो कोई धरातल की बात नहीं थी। आज हम एक बात करते हैं पेंशन की बात। अर्जुन जी, पिछले डाटा दिनों कहाँ क्या लिखेंगे? किया- कागजों पर ही लिखेंगे देखिए ना? देखिए, मैं बताता हूँ भावना जी, मैं बताता हूँ। अभी पेंशन की बात जो चल रही थी प्रदेश में, इन्होंने लोगों की पेंशन काटने का काम किया, लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोली। अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा था तो वो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा था। और जब इंडियन नेशनल लोकदल ने धमकी देने का काम किया कि हम 20 तारीख को पंचकुला में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे अगर ये पेंशन बहाल नहीं की जाती, और जो लोगों की पेंशन, जो सिर्फ चौधरी देवीलाल जी ने बिना किसी उसके लाग लपेट के एक पेंशन लगाई थी, वो पेंशन पर अनेकों ठीक है अर्जुन जी, थोप ठीक कर है। किन किन मैं कम समझ ज्यादा गई है, आपका किन कम सवाल। ज्यादा है। सुरेंद्र जी, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सरकार नेशनल अपना काम लोकदल कर रही है, नहीं कर रही है, प्रदर्शन ये करने का एहसास काम दिलाना तो नाम ठीक है 20 अर्जुन, तारीख को ठीक है। पंचकुला में नाम दिया था। मैं समझ गई, और ठीक उसी है वजह अर्जुन से जी। वो पेंशन वापस लेकर के ठीक लोगों है की अर्जुन जी, पेंशन ठीक बहाल है। करने का काम किया। समझ गई हूँ मैं, ठीक और है। कांग्रेस तो कहीं ना सुरेंद्र कहीं जी, ऐसी- देखिए, सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसको आईना दिखाने का काम तो विपक्ष का है। अब अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप एक मजबूत विपक्ष की, सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, और इन्हें लोग वो काम कर रही है। देखिए, हर दिन हम कहीं ना कहीं अधिकारी को अपना ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। कहाँ पर दूसरा, दिया अभी हमने पेंशन के लिए? पंचकुला कहाँ अंदर पर इतना दिया? बड़ा प्रदर्शन किया, सुरेंद्र जिसके जी, अंदर- एक प्रदर्शन बताइए ना, जिसके कहाँ पे अंदर किया? इन्होंने इतना पानी, एक प्रदर्शन इतने बताइए, पानी की कहाँ पे बौछारें ज्ञापन चलाई, दिया, इतने कहाँ पे पुलिस क्या किया? प्रशासन को आगे किया। सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रही कि वो बेरोजगारों के लिए क्या रास्ता अपना रही है। सरकार इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही कि उनको रोजगार देने के लिए नए रास्ते कैसे खोलेगी। लेकिन सुरेंद्र जी, अर्जुन जी तो कह रहे हैं कि आप सवाल ही ठीक से नहीं पूछ पा रहे हैं, आप सवाल ही ठीक से नहीं पूछ पा रहे हैं, इनेलो पूछ रही है सवाल। मैं ये भावना जी से ये पूछे कि देखिए, पेंशन बहाली के इनेलो लिए तो- क्या किया इन्होंने? देखिए,
इनेलो अगर सवाल पूछना चाहती है तो देखिए हम उनको रोक नहीं सकते हैं, वो सड़क पे आए पूछें, और कितने हम जोर सड़क से पे आके पूछेंगे ही वो पूछ रहे सबको हैं पता लग सुरेंद्र जाएगा। जी। आप अपने सड़क पे आ रहे हो, देखिए ना विधानसभा अर्जुन में जी, बोल आप रहे अपने हो, वर्चस्व ना की कोई लड़ाई कहीं बात लड़िए, कर रहे हो। आप अपने वर्चस्व की लड़ाई हम लड़िए, वर्चस्व आप की अपने आप लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं, हम मजबूत जनता की कीजिए। लड़ाई लड़ रहे हम भी हैं। चाहते हम हैं, प्रदेश हम की भी जनता चाहते की हैं कि आप लड़ाई लड़ते मजबूत रहे। रहें, हम नहीं चाहते हम कि आप जनता- कमजोर रहें, हम भी चाहते हैं हम कि आप जनता की मजबूत लड़ाई रहें, लड़ रहे आपकी हैं। लड़ाई लड़िए, लेकिन हम हमारी प्रदेश बात की जो है, जनता की लड़ाई लड़ हमारी रहे हैं। बात जो है आप आपस की सत्ताधारी लड़ाई लड़ पार्टी रहे से हो। है। सत्ताधारी पार्टी ने जो है अपना कंट्रोल कभी खो बोलते दिया नहीं है। हो, कभी कोई सत्ताधारी प्रदर्शन नहीं पार्टी करते, आज कभी किसानों सरकार को के खिलाफ उनकी कोई करते नहीं। फसल का उनके मुआवजे जमीनों के मैं बोला मुआवजे कि देने में कांग्रेस फेल बी है। टीम है, सत्ताधारी भारतीय पार्टी जनता जो पार्टी है, की बी वो टीम है। कानून व्यवस्था प्रियदर्शनी के जी, अंदर आपके पास फेल है। कितनी बी टीम है? सत्ताधारी कभी इनेलो पार्टी हो जो जाती है, कभी कांग्रेस हो जाती है, कितनी बी टीम है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी को भावना- मैं बड़े कॉन्फिडेंस के, इसको भावना ओवर जी। कॉन्फिडेंस मत बोलिएगा, इसको अहंकार नहीं है ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठन, भावना जी, विश्व की ऐसी हम सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। हमारा संगठन इतना मजबूत है, इतना बड़ा, इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ संगठन है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ABCD Z तक किसी टीम की जरूरत नहीं है। इनको जरूरत लेकिन होगी, प्रियदर्शनी जी, वो एक कह रहे हैं कि दूसरे आप की, हमें जरूरत सरकार नहीं के है। लिहाज से ये अच्छा बने काम एक नहीं दूसरे कर की रहे A और B हैं। टीम। ये जो आरोप दूसरी लग रहे बात, हैं, आरोप है कि आप सरकार के तौर पर अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं सुरेंद्र जी से एक बात पूछ, भावना जी, सुरेंद्र जी मुझे एक चीज का जवाब दे दें, उसके बाद मैं इनके सारे जवाब दे दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे NCRB का, ये जिसको कहते हैं, ये बता दे, फुल फॉर्म बता दे, अभी अभी बताएं, मैं खामोश हूँ, बताइए। मैडम NCRB मेरी का बात मुझे सुनिए, full form आप बताइए, हमारे अभी 2 सारे सेकंड। सवालों के जवाब दे दीजिए। सत्ता में आप हैं, सत्ता आप में मुझे आप बताइए। हैं, ठीक आप है, मेरे ठीक है, सवालों मैं के आपसे जवाब वापस दें। वापस आऊंगी। ठीक आप है, मुझे मुझे राजेंद्र बता जी के दें, पास जाना है। ठीक है, आप एक सेकंड जिस प्लीज। मुद्दे पे हैं, आप राजेंद्र ये जी, बताएं। देखिए 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू, सभी मेहमान प्लीज शांत हो जाइए। 2019 के अंदर ठीक है, प्रियदर्शनी जी, सुरेंद्र जी और अर्जुन जी, आप लोगों का ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है। राजेंद्र जी, देखिए विधानसभा, सिर्फ 39 बच्चों को सिलेक्ट किया। आप ये सुरेंद्र बताइए जी कि शांत हो जाइए थोड़ी प्रदेश देर के लिए। नौजवान नहीं है? सुरेंद्र जी, मैं प्रियदर्शनी जी प्लीज, अब आपकी टर्न नहीं है अभी। ज्ञान बढ़ाइए और पढ़ के आइए। प्रियदर्शनी जी, मैं आप तीनों से बोल रही हूँ, शांत हो जाइए प्लीज। राजेंद्र जी, अभी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, किन मुद्दों की गूंज रहेगी? कानून व्यवस्था तो हमने देख लिया, बुढ़ापा पेंशन और इन तमाम मुद्दों को लेकर भी विपक्ष हमलावर नजर आ सकता है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी कल, और उसमें जो है उन्होंने विस्तार से जवाब दे दिया था। जो विपक्ष मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाया जाना संभव है, उन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के बाहर भी जवाब दे दिया, और वो विधानसभा में भी जवाब दे देंगे, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण में सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, भविष्य की योजनाएं बताएगी। एक चरण तो यही होता है कि अभिभाषण में, जिससे सत्र का शुभारंभ होता है, उसमें सरकार की अब तक की उपलब्धियां आ जाती हैं, भविष्य की योजनाओं के संकेत आ जाते हैं। इसके बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है, चर्चा होती है, उसमें विपक्ष को तमाम अपने मुद्दे रखने का मौका मिलता है। लेकिन वो मुख्यमंत्री जी ने रणनीति के तहत विपक्ष के मुद्दों को वो एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले से ही सदन के बाहर से प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जिसमें विस्तार से जवाब दिया। न केवल उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज को रखा, कि आंकड़ों के आधार पर रखा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा में 11 वर्ष का जो शासन है, उसकी उपलब्धियों की पिछले, उससे पहले के कांग्रेस शासन के 10 साल के कामकाज की तुलना करते हुए उन्होंने विस्तार से उसको रख दिया, पब्लिक डोमेन में चला गया। अब विधानसभा में सारा मामला स्पीकर नियंत्रित होता है। विपक्ष तो तमाम मुद्दे उठाना चाहेगा, लेकिन स्पीकर को अनुमति देनी है, कौन सा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर करना है, कौन सा और दूसरे प्रस्ताव मंजूर करने, किसको कितना बोलने की अनुमति देनी है, वो सारा स्पीकर के द्वारा है। अभी भाषण पर चर्चा होगी, उसमें जो है बोलने का टाइम तय किया जाएगा, दोनों दलों का, तीनों दलों का। तो अब देखते हैं कि किसको कितना समय मिलता है, कितना मुद्दा उठा पाते हैं। तो ये है कि, लेकिन मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठा सकते हैं, और सरकारी भर्तियों का भी मुद्दा उठा सकते हैं। अभी जो है भारत अमेरिका का जो व्यापार समझौता हुआ है, उसको भी हरियाणा में कांग्रेस उठा रही है, उस पर भी वो मुद्दा उठा सकते हैं वो, क्योंकि जब किसानों की बात चलेगी तो वो आएंगे कि भाई इससे कृषि व्यवस्था को नुकसान होने जा रहा है। कांग्रेस की ये दलील है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस समझौते से उद्योगपति मुस्कुरा रहे हैं और कांग्रेस के चेहरे मुरझा गए, उनका ये कोटेशन था। तो अब देखते हैं कि किस तरह से क्या वो चलता है सत्र।
लेकिन सत्र बहुत स्पीकर नियंत्रित होता है और सरकार की अपनी फ्लोर रणनीति होती है, सदन की रणनीति, और विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाता है। उस रणनीति में कश्मकश में कौन कितना बोल पाता है, कितना अपने मुद्दे उठा पाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल तो बजट है, बजट इंतजार करना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है या कौन जनता तक अपनी बात को ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से पहुंचा पाता है। ठीक है अर्जुन जी, आप तीनों प्लीज एक दूसरे के समय में मत बोलिएगा। ठीक है अर्जुन जी। देखिए, आपने आने वाले सत्र की बात की भावना जी, और पहले भी कई सत्र हमने देखे हैं, कई सत्र हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, हमेशा से जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आगे भी जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और अनेकों मुद्दों के साथ साथ प्रदेश की जनता की लड़ाई और उनकी भलाई के लिए, चाहे वो सड़कों चाहे विधानसभा, भरपूर प्रयासरत रहेंगे और जनता के मुद्दे उठा करके प्रदेश सरकार की आंखें खोलने का काम करेंगे। जिस तरह से बुढ़ापा पेंशन को वापस करवाया, इसी तरह से जो भी जनता के हित होंगे उनके लिए काम करने का काम करेगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। ठीक है सुरेंद्र जी। जी देखिए, मेरा कहना यह है कि अभी जो सत्ताधारी पार्टी है, हम सिर्फ उससे एक ही बात पूछते हैं कि आप, हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हम ये मुद्दा उठा रहे हैं बार बार कि बेरोजगारों के लिए आपने रोजगार की क्या व्यवस्था की है, आप किस तरीके से नए रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं ताकि हरियाणा के जो नए नौजवान लड़के हैं उनको रोजगार मिल पाए, और जो आप बाहर से लाकर बच्चों को यहां पर रोजगार दे रहे हैं, एचपीएससी में जो सिलेक्शन हो रहे हैं, वो आप उस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारा बहुत काबिल नौजवान है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, सीए हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, जवाब दीजिए किसानों की। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है समझ गए हम। प्रियदर्शनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी तो तब भी बहुत बेहतर प्रवक्ताओं में कांग्रेस के आते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी जब भी मैं और इनसे मैंने जब पूछा एनसीआरबी का मुझे फुल फॉर्म बताइए तो मेरे बड़े भाई बता नहीं पाए, ठीक है। लेकिन कुछ इनसे भी मूर्ख ऐसे ऐसे प्रवक्ता थे, मैंने एक बार इनके किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लिया, मुझे बता दो जी कितने जिले हैं हरियाणा में, मुद्दों की बात की रही है प्रियदर्शनी जी, बजट की बात, मैडम आप नहीं ले लीजिए, हमारा की बात कीजिए और मैं ठीक है अर्जुन जी, सुरेंद्र जी ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, हरियाणा का बेरोजगार आज बिना पढ़े ना आया करें वो मेरे पास। बताइए क्या हरियाणा ऐसे हवा-हवाई में बात कर रहे हैं, वो भी ज्ञान होता है जब आप दो किताबें पढ़ते हैं, हवा-हवाई में बातें नहीं होती हैं। क्या आपको एनसीआरबी का मैं फुल फॉर्म पूछूं और आपको पता ना हो? ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है वो उनका, ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है वो उनका लीजिए। हम तो प्रदेश में मुद्दे बताइए क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक है मुद्दा, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कमी है। ठीक है आपको 11 साल हो गए सत्ता में, 11 साल से आपको ये नहीं पता कि हरियाणा का बेरोजगार भटक रहा है। हरियाणा ठीक है सुरेंद्र जी, रैप अप का समय हो गया। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ आने के लिए, धन्यवाद। तो महासंग्राम जारी है, अब नजरें होंगी आने वाले बजट सत्र को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।